हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग देखा था। अब हम बात करेंगे असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग। तो लास्ट जब लेक्चर था हमने सिंपल एक सममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन देखा था। अब यदि हमारे पास कंडीशन इस तरीके की हो कि हम हमारे पास असममित एल्कीन हो तो उस कंडीशन में दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मार्कोनिकोफ का नियम यानी मार्कोनिकॉफ्स रूल्स। देखिए, तो जैसे कि मैंने बताया असममित एल्कीन पर सममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से एक ही उत्पाद बनता है, परंतु असममित एल्कीन पर दो उत्पादों का बनना संभव है। अब ये देखिए, एक प्रकार की एसिमेट्रिक एल्कीन है। यहाँ पर दो उत्पाद कौन कौन से बन सकते हैं? एक उत्पाद बन सकता है 2 हेलोप्रोपेन और एक उत्पाद बनता है 1 हेलोप्रोपेन। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन होती है उत्पाद बनने की वो होती है 2 हेलोप्रोपेन बनने की कंडीशन संभावना सबसे ज़्यादा होती है और 2 हेलोप्रोपेन ही सबसे अधिक मात्रा में बनता है। तो देखिए, तो ये किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ये समझाया जा सकता है मार्कोनिकोफ के नियम के द्वारा। तो मार्कोनिकोफ क्या कहता है? मार्कोनिकोफ के नियमानुसार हाइड्रोजन हैलाइड का एक असममित एल्कीन पर योग इस प्रकार से होता है कि हाइड्रोजन या धनात्मक भाग उस कार्बन द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर पहले से ही अधिक संख्या में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। मतलब असममित एल्कीन पर यदि हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं तो जो हाइड्रोजन होता है या धनात्मक भाग होता है तो उस द्विबंध के कार्बन से जाकर जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती हो। और यदि इसको हम दूसरी तरीके से किस तरीके से समझ सकते हैं? देखिए, हेलोजन परमाणु या ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर कम संख्या में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। तो इस तरीके से ये मार्कोनिकोफ नियम दिया जाता है। अब आगे से एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। ये देखिए, एक ये असममित एल्कीन है, R एक कार्बन हो गया, C दूसरा कार्बन और ये C तीसरा कार्बन। इस पर जब HX का योग करवा रहे हैं तो देखिए, इस द्विबंध का जो ये दो कार्बन है उस पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या होगा? हाइड्रोजन का एडिशन इसी कार्बन पर होगा और हमें ये मार्कोनिकोफ उत्पाद मिलेगा। अब इसकी क्रियाविधि क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है एल्कीन्स। इनकी करेक्टरिस्टिक या लाक्षणिक अभिक्रियाएं होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। तो सबसे पहले क्या होगा? एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन स्नेह कौन आक्रमण करेगा? H+ या HBr टूटेगा H+ और Br- में। और चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन रिच होती है एल्कीन तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन इधर की तरफ होगा अपने से दूर, क्योंकि ये वाला ग्रुप कौन सा दिखा रहा है? प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। दोनों तरीके से हम प्रोडक्ट बना के बताएंगे आपको। तो जब इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन इसकी तरफ होगा तो H+ आके इससे ऐड होगा और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। इस तरीके से एडिशन होता है और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाया था तब भी हमने इसके बारे में बात करी थी कि साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। अब क्या होगा? जब ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है या चक्रीय मध्यवर्ती बनता है और जब ये टूटता है तो दो प्रकार के कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। यदि ये बंध टूटा तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा और ये बंध टूटा तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। ये कौन सा कार्बोकेटायन हो गया? प्राइमरी कार्बोकेटायन या बोल सकते हैं हम प्राथमिक कार्बोकेटायन। और जो ये वाला कार्बोकेटायन हो गया वो कौन सा हो गया? द्वितीय कार्बोकेटायन हो गया। अब जब हमने कार्बोकेटायन के स्थायित्व के बारे में बात की थी तो हमने देखा था कि तृतीयक या टर्शरी जो कार्बोकेटायन होता है वो अधिक स्थायी होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो अधिक स्थायी कार्बोकेटायन कौन सा है? अधिक स्थायी कार्बोकेटायन है ये वाला। और कम स्थायी कार्बोकेटायन कौन सा है? कम स्थायी कार्बोकेटायन है ये वाला। और अधिक स्थायी कार्बोकेटायन
आसानी से बनने के कारण इसकी मात्रा भी अधिक होती है क्योंकि ये अधिक स्थायी है। तो ऑब्वियसली ये अधिक मात्रा में बनेगा क्योंकि ये अधिक स्थायी है। तो जब ये अधिक मात्रा में बनेगा तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, अधिक होगा। यही कारण है कि ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पर जो एडिशन होगा उसके कारण हम इसको 2 हेलोप्रोपेन बोल रहे हैं। तो 2 हेलोप्रोपेन अधिक मात्रा में बनेगा कंपेयर टू 1 हेलोप्रोपेन की। नेक्स्ट होती है नाभिक स्नेही Br- का आक्रमण। तो ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो गया और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो गया। इससे 1 हेलोप्रोपेन बन गया और इससे 2 हेलोप्रोपेन या 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। तो इस प्रकार मार्कोनिकोव के नियमानुसार 2 ब्रोमोप्रोपेन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। यह अधिक स्थायी द्वितीय कार्बोकेटाइन पर ब्रोमाइड आयन के आक्रमण से बनता है और अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन आसानी से बनता है क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन इसलिए आसानी से बन जाएगा क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है और आसानी से बन जाएगा इसलिए इसकी मात्रा भी अधिक होगी। और जब इसकी मात्रा अधिक होगी तो इससे जब Br- जुड़ेगा तो इस प्रकार से बनने वाला 2 ब्रोमोप्रोपेन भी अधिक मात्रा में बनेगा कंपेयर टू 1 ब्रोमोप्रोपेन के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेकर हम इससे बात करते हैं 2 मेथिल प्रोपीन की HBr के साथ अभिक्रिया। तो देखिए अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, ये इधर जाए और ये इधर जाए। जब पहली कंडीशन में जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस इधर की तरफ माइग्रेट करते हैं तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता है और जब ये इधर की तरफ माइग्रेट करते हैं बी कंडीशन में तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनते हैं। अब ऑब्वियसली कौन सा स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अधिक स्टेबल है और इसके बनने की पॉसिबिलिटी भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी कम है कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के। तो इससे बनने वाला जो उत्पाद होगा वो मुख्य उत्पाद होगा और अधिक मात्रा में बनेगा और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से बनने वाला उत्पाद कम मात्रा में बनेगा। तो आधुनिक क्या दृष्टिकोण या मॉडर्न व्यू क्या क्या बोलता है, कार्बन कार्बन द्विबंध पर इलेक्ट्रॉन स्नेह के योग से अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। ये हम इसको मॉडर्न व्यू के रूप में भी मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब क्या है, मार्कोनिकोव एक क्षेत्रीय वर्णात्मकता है, मतलब ये अपना एरिया डिसाइड करता है कि कहाँ एडिशन होगा क्योंकि इस योग से 2 समावी उत्पादों के बनने की संभावना है परंतु केवल एक उत्पाद ही मुख्य रूप से बनता है या मेजर प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको क्षेत्रीय वर्णात्मक भी कहते हैं मार्कोनिकोव एडिशन को। अब मार्कोनिकोव के विपरीत जो योग होता है उसको हम कहते हैं खरास इफेक्ट या परोक्साइड प्रभाव। जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, परोक्साइड प्रभाव या खरास इफेक्ट भी हम इसको बोलते हैं क्योंकि खराश मायू ने इसको दिया था। तो खराश मायू ने पाया कि जब एल्किन की अभिक्रिया HBr के साथ परोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो HBr का कार्बन कार्बन द्विबंध पर योग मार्कोनिकोव नियम के विपरीत होता है। देखिए मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार तो कौन सा बनता, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता, बट परोक्साइड की प्रेजेंस में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है और इसी को हम कौन सा कहते हैं, परोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी कहते हैं। तो देखिए क्योंकि इस प्रकार का प्रभाव अभिक्रिया में परिवर्तन परोक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, अतः इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम परोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। और इस प्रकार का प्रभाव केवल परोक्साइड की उपस्थिति में एल्किन की HBr के साथ अभिक्रिया कराने पर ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना, कई कंपटीशन एग्जाम में आती है और आप इसको समझ नहीं पाते। जो परोक्साइड का प्रभाव होगा वो केवल और केवल किसके साथ होगा, HBr के साथ। जब हम एल्किन की रिएक्शन किसके साथ कराएं, HBr के साथ, और किसकी कंडीशन में, परोक्साइड के कंडीशन में। हाइड्रोजन परोक्साइड हो सकता है, कुछ भी परोक्साइड हो सकता है। तो और केवल प्रोडक्ट और और कौन सा मतलब हमारे पास मौजूद होना चाहिए हाइड्रोजन एलाइड HBr। यदि HF HCl और HI होगा तो वही परोक्साइड की उपस्थिति में एल्किन के साथ अभिक्रिया कराने पर यह प्रभाव नहीं दिखाएगा और मार्कोनिकोव प्रोडक्ट ही बनेगा।
अब देखिए, क्योंकि पेरोक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन से HF, HCl एवं HI की मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया ऊर्जा की दृष्टि से संभव नहीं हो पाती है। तो क्यों, क्या रीजन है कि केवल पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr ही खरास इफेक्ट दिखाता है, पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाता है, HF, HCl और HI क्यों नहीं दिखाते, उसके बारे में बात करते हैं। HCl की जो बंद ऊर्जा होती है वो 103 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, जबकि HBr की बंद ऊर्जा कितनी होती है, 89 किलो कैलोरी होती है। इसलिए ये HCl का जो बंद होता है वो अधिक मजबूत होता है, अतः ये बंद एक एल्कोक्सी समूह से नहीं टूट पाता है। सेकंड, HI की बंद ऊर्जा 31 किलो कैलोरी पर मोल है। निस्संदेह HBr से कमजोर बंदर आसानी से टूट जाता है, लेकिन आयोडीन मुक्त मूलक बन जाते हैं और आपस में जल्दी से जुड़कर क्या बना देते हैं, आयोडीन मॉलिक्यूल या आयोडीन अणु बना देते हैं। इस वजह से HCl और HI इसके साथ या HF इसके साथ रिएक्शन दे ही नहीं पाता है, और HF तो HCl के कंपेरेटिवली भी ज़्यादा वो होता है। अब मार्कोनिकोव का योग आयनिक क्रियाविधि से होता है, जबकि विपरीत मार्कोनिकोव योग या मुक्त मूलक क्रियाविधि से होता है। चूंकि परोक्साइड है तो परोक्साइड क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल्स बनाएगा। तो सबसे पहले चेन इनिशिएशन प्रोसेस होती है, उसमें क्या हो जाएगा, परोक्साइड अणु के समान विघटन से 2 एल्कोक्सी मूलक बनते हैं। ये परोक्साइड अणु का समान विखंडन हो गया और क्या बन गया, 2 एल्कोक्सी मूलक बन गए। अब क्या करेंगे, अब ये एल्कोक्सी मूलक हाइड्रोजन ब्रोमाइड से हाइड्रोजन मूलक निकालकर ब्रोमीन मूलक बनाता है। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन मूलक नहीं बन रहा है, यहाँ पर केवल और केवल कौन सा मूलक बन रहा है, ब्रोमीन मूलक बन रहा है। अब क्या करेगा, फर्स्ट जो चेन इनिशिएशन जो अपना पद था, चेन इनिशिएशन में क्या हुआ, सबसे पहले तो परोक्साइड से एल्कोक्सी मूलक बने, और एल्कोक्सी मूलक ने जब HBr के साथ रिएक्शन करी तो ROH बन गया और एक Br रेडिकल बन गया। अब क्या होगा, चेन प्रोपेगेशन में या चेन श्रृंखला संरक्षण पद में क्या होगा, देखिए, अधिक स्थायी मुक्त मूलक का बनना एवं ब्रोमीन मूलक का कम घिरे कार्बन परमाणु से जुड़कर अधिक स्थायी मुक्त मूलक बनाना। अब देखिए, यहाँ पर अधिक स्थायी मुक्त मूलक कौन सा बनेगा, 2 डिग्री जो मुक्त मूलक होता है वो अधिक स्थायी होगा 1 डिग्री मुक्त मूलक के कंपेयर में। अब जब 1 डिग्री मुक्त मूलक कम स्थायी है तो अधिक रिएक्टिव है, तो ब्रोमीन जो मुक्त मूलक बना हुआ है उससे तुरंत रिएक्शन कर देगा 1 डिग्री मुक्त मूलक। इसलिए 2 डिग्री मुक्त मूलक तो बनेगा, लेकिन 1 डिग्री मुक्त मूलक जैसे बनता है अधिक रिएक्टिव होने के कारण ब्रोमीन रेडिकल अपने पास पहले से बना पड़ा है, तो उससे तुरंत क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। इसलिए अधिक स्थायी मुक्त मूलक बनेगा, क्योंकि अधिक स्थायी मुक्त मूलक कम क्रियाशील हो गया। अब आगे देखिए, पद 3 में बने मूलक द्वारा HBr से हाइड्रोजन खींच लेना। अब क्या करेगा, ये जो अपना पद 3 में जो मुक्त मूलक बन गया, ये क्योंकि सेकेंडरी मुक्त मूलक अधिक स्थायी है तो ये अधिक देर तक रह सकता है, और फर्स्ट डिग्री जो मुक्त मूलक है वो काफ़ी रिएक्टिव है। तो अब अपने पास पॉसिबिलिटी क्या थी, यहाँ पर ये वाली पॉसिबिलिटी थी या ये वाली पॉसिबिलिटी थी, चूंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ब्रोमीन रेडिकल दोनों से रिएक्शन करने के लिए तैयार बैठा है, तो किससे ज़्यादा किस पे जाके रिएक्शन होगी, ऑब्वियसली फर्स्ट डिग्री रेडिकल पे जाके रिएक्शन होगी। इसलिए अपने पास सेकंड डिग्री मुक्त मूलक बन रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करेगा, जब ये मुक्त मूलक बन रहा है तो ये HBr से हाइड्रोजन को खींच लेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है, और वापस Br रेडिकल बन जाएगा। अब चेन टर्मिनेशन या श्रृंखला समापन पद में क्या होगा, जो 2 Br जो रेडिकल है वापस में ऐड होकर Br2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, और अगर Br रेडिकल इससे भी ऐड होकर क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। इस तरीके से हमें एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पर ये चेन टर्मिनेशन प्रोसेस में अदर प्रोडक्ट्स भी हमें प्राप्त होते हैं। इस तरीके से परोक्ष साइड इफेक्ट केवल HBr दिखाता है, और परोक्ष साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट में एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनते हैं। खरास इफेक्ट मार्कोनिकोव के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। इस तरीके से आज हमने क्या क्या देख लिया, आज हमने असममित एल्कीन पर 2 प्रकार से एडिशन देखा। सबसे पहले हमने देखा मार्कोनिकोव एडिशन, जिसमें कि हाइड्रोजन का एडिशन कार्बन कार्बन द्विबंध के उस कार्बन पे होता है जिस पर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, या ऋणात्मक भाग का एडिशन
उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर कम संख्या में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। और परोक्ष साइड इफेक्ट या ह्रास इफेक्ट HBr के द्वारा एल्किन की एडिशन में दिखाया जाता है। परोक्ष साइड की उपस्थिति में HI, HCl और HF के द्वारा यह इफेक्ट नहीं दिखाया जाता है। और खरास इफेक्ट या परोक्ष साइड इफेक्ट में हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। अतः आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।